हमारे भोपाल के टांगे वालों का किस्सा है ना कि वो टांगे वाले जो होते हैं अब वो टांगे वाले को कोई तकलीफ दे रहा है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, तो टांगे वाला घोड़े से बात करने लग जाता है। कहता जल्दी चल रहे, तेरे को मालूम नहीं साहब कितने बड़े अफसर है ना, अगर नहीं पहुंचे ना तो निकाल देंगे नौकरी से, लात मार के इनको। बहुत बढ़िया ये तो। वो इंदौर है तो वो अपने खाने को लेके बड़ा पॉजिटिव भी शहर है जी। तो भीड़ लगी हुई थी, लोग आ रहे थे मतलब चारों तरफ से ना। मैं धरा और मेरे साथ में उसमें 4-5 लोग थे, बाहर निकले और कार आने का इंतजार कर रहे थे और लोगों का हुजूम जो है एकदम से सामने आ गया और लोग कोई उसमें आपको कोई फोटो खींच रहा है आपकी, कोई कह रहा है सर इधर भी सुन लो, तो उस तरह की बातें चल गई। और उसमें एक मिठाई का डब्बा आया, ऐसा हाथ आया, उसमें मिठाई थी, बोले खा लो सर। इतनी भीड़ में से एक हाथ मिठाई का। तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों है? तो सर नौकरी लग गई, नौकरी। बढ़िया बात है, नौकरी की मिठाई खिला रहा है वो वहां पे। तो मैंने कहा मिल्क केक कहाँ से लिया? कहता है, मैंने कहा ये मिल्क केक कहाँ से लिया? कहता मिल्क केक नहीं है, अखरोट ढोड़ा है, अखरोट ढोड़ा। करके उसने डब्बा बंद किया, बात करते हैं करके निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मेरे फेवरेट मल्टी टैलेंटेड कलाकार। उनके बारे में, उनके परिचय में एक वाक्य में कुछ भी कहना मेरे लिए कम से कम संभव नहीं है। आइए सीधे उनसे ही मुखातिब होते हैं। स्वानंद किरकिरे। हेलो पंकज जी, कैसे हैं आप? मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आप आए स्टूडियो में तो क्या बात है, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि कैमरे के बाहर तो हम कई बार मिले हुए हैं, आज कैमरे के सामने पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मिले। और आपके पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम एक शब्द में देख रहा था डिक्शनरी में, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ उन्हें कहते हैं जो बहुत ज़्यादा विधाओं में और कामों में पारंगत होते हैं और वो इंटरेस्टेड तो होते हैं, कर भी लेते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। हाँ। तो आप कैसे इम्प्रेस करते हैं? यू आर अ लिरिसिस्ट, यू आर अ सिंगर, यू आर एन एक्टर, यू आर अ डायरेक्टर योरसेल्फ, यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यू आर अ परफॉर्मर। यार मैं उसको, इतना बड़ा वर्ड है पॉलीमैथ, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि ऐसे हमारे जैसे डेस्परेट लोगों को पॉलीमैथ कहा जाता है। But we love every bit of it. बट मैं ये बताने में मुझे हर्ष होता है, खुशी होती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ और वो मुझे करने को मिलती है। बस इतना ही मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को। मैं बहुत सारी चीज़ें करना क्यों करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रीच आउट करने का बहुत मन है। मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और जब आपको रीच आउट करना है किसी चीज़ को लेके लोगों तक पहुँचना है तो आप व्हीकल्स बदल लेते हो। संगीत एक चीज़ है जो मुझे विरासत में मिली है, उसके लिए मैंने कोई खास मेहनत और समर्पण वगैरह कुछ नहीं किया। मेरे मदर फादर गाते थे, वहाँ से मेरे पास संगीत आ गया। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें, लिरिक्स है, राइटिंग है, डायरेक्शन है वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है और उसको आत्मसात किया है, आत्मसात करने की कोशिश की है। तो वो सारे व्हीकल्स मेरे पास आ जाते हैं अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए, और मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ और पसंद किया जाता हूँ। ये सामने वाले का बड़प्पन है। तो एक पैशनेट प्रैक्टिशनर मरा जा रहा है जो अपनी बात कहने के लिए, और कह भी पा रहा है बहुत खूबसूरती से। और लेकिन इन विधाओं में ये बहुत मुश्किल होता है, इन विधाओं में चुन तो नहीं सकते कि आपकी एकदम सबसे ज्यादा पसंद का क्या है। सारे बच्चे अपने हैं, लेकिन सबसे पसंद का ये वक्त पे बदलता रहता है। पसंद की बात, जहाँ तक मैं कहूँगा कि पसंद की बात है तो वक्त पे बदलती रही है वो। जब मैं लिरिक्स लिख रहा था तो मैं जब लिरिक राइटिंग में आया था तो मैं लिरिक राइटर बनना नहीं चाहता था, मैं कुछ और बनना चाह रहा था। मैं फिल्म मेकर बनना चाह रहा था, सुधीर मिश्रा जी के लिए काम कर रहा था। उस वक्त पे एक गाना लिखा था जो उनको अच्छा लगा, बावरा मन, वो उन्होंने फिल्म में ले लिया। उसके बाद में मुझे उसी दिन, जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रहा था, उस दिन प्रदीप सरकार जी से मुलाकात हो गई उसी स्टूडियो में। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं परिणीता नाम की एक फिल्म बना रहा हूँ। वो पिच कर रहे थे विधु चोपड़ा जी से, वो वाली फिल्म। तो उन्होंने कहा उसके गाने आप लिखो। तो पहली बार एक और गाना जो उन्होंने मेरा ले लिया, जो मैंने पहले से लिखा हुआ था, जो कविता थी, वो उन्होंने ले ली। वो विधु चोपड़ा जी को सुनाई, उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा अब बाकी के गाने तुम ही लिखोगे। अब बाकी के गाने जब लिखने की नौबत आई तो वो पहली बार ऐसी नौबत आई कि अब आपको, ये 2 तो गाने पहले से लिखे हुए थे, तो
तो इसके ऊपर किसी का जोर नहीं था, किसी कुछ कोई ब्रीफ नहीं था जिसके लिए मैंने लिखे थे, तो मन में आए थे तो लिख दिए थे और वो दोनों लग गए थे फिल्मों में। लेकिन अब बारी ये आ रही थी कि भाई अब गाने लिख पाओगे जब मांग होगी, जब डिमांड होगी कि इस तरह का गाना लिखना है, उस तरह का गाना लिखना है, प्रेम गीत लिखना है, उदास गीत लिखना है, तो वो एक चैलेंज था। तो शुरुआती दौर में, और दूसरा चैलेंज था कि धुन के ऊपर लिखना है। इसके पहले तो जो गाने लिखे थे वो ऐसे ही लिखे थे, धुन के ऊपर लिखना है। पहले आपके पास एक धुन आएगी, उस धुन में आपको शब्द बैठाने हैं, तो वो चैलेंज था। तो उस वक्त पे उस चैलेंज को स्वीकार करने में बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत कुछ किया। संगीत गाना गाने की भी एक दौर था जब मैं बड़ा घबराता था मैं गाना गाने से। मतलब मुझे लगता था कि मैं उतना सुरीला नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि 30-32 साल की उम्र में जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहला गाना गाते हो और उसके पहले कभी गए ही नहीं हो आप। थिएटर में मैंने गाया हुआ है गाना, लेकिन उसके पहले मैं कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया नहीं, क्योंकि मैंने कभी एस्पायर ही नहीं किया सिंगर बनना। तो मेरे लिए वो भी एक अपने आप में बहुत ही मज़ेदार अनुभव था कि जब आप पहली बार गा रहे हो, आपका गाना लोगों को अच्छा लग रहा है, अरे भाई ये क्या हो गया। और फिर वो धीरे धीरे वो भी एक चैलेंज आया, तो उस चैलेंज को भी स्वीकार किया। लेखन का चैलेंज तो मैं कर ही रहा था उसके पहले, उसके बाद किसी ने कर दिया कास्ट। आप जैसे भले मानस होने ऐसे एक दो और भी थे, उन्होंने कर दिया कास्ट। अब वो चैलेंज की तरह लगने लगा। तो हर बार एक न एक नया फेवरेट आपका बनता जाता है, ऐसा मुझे लगा। अभी मैं एक्टिंग से मेरी दोस्ती मतलब, हाँ, उसके साथ मेरा अभी इश्क चल रहा है, क्योंकि गाने आप एक लेवल तक आपको पता है कि हाँ अब आप लिख लोगे, आपको आता है। गाना गाने के मामले में भी ये है कि हाँ चलो थोड़ा रिहर्सल करके हो जाता है, गा लूँगा। अभी एक्टिंग के मामले में मेरी नए चैलेंजेस आ रहे हैं और मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इतनी अच्छी बात से मुझे वो जापानीज़ फ़िलॉसफी की याद आ गई, जहाँ लोग जैसे जैसे अपने अनुभव और उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं आगे, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और प्राइमरीली वो फॉरेन लैंग्वेजेस उठाते हैं। कोई ना कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, और इस तरह से वो उनकी लॉन्जिटिविटी के लिए भी मददगार है और इंगेज रहते हैं क्रिएटिव चीज़ों में। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। और मैं अभी तक तो कुछ नया सीखने, बोले ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों लैंग्वेज सीखने का मन करता है जी। अभी भी। मैं थोड़ी बंगाली में हाथ रवा करने की कोशिश करता रहता हूँ, बंगाली, और कोई फॉरेन लैंग्वेज भी मैं पढ़ना चाहूँगा, डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगा। तो ये आप सही कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ आदमी को पता चलता है कि सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। लेकिन वो उम्र के साथ साथ ही पता चलता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको 20 साल की उम्र में वो पता चल जाना चाहिए कि सब मिथ्या है, क्योंकि 20 साल की उम्र में आप वो जोश उस समय के लिए ज़रूरी भी है। हाँ, आप उस समय गढ़ रहे होते हो, आप हासिल कर रहे हो। उसके बाद में आप एक जगह पहुंचते हो, फिर आपको लगता है कि अरे सब मिथ्या है। लेकिन वो हर पड़ाव पे जो लगता है वही उस पड़ाव पे लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे किसी बुजुर्ग ने ये सलाह दी थी कि जो भी भाषा सीखना चाहते हो उसकी प्रेमिका होनी चाहिए सबसे पहले, तो आप जल्दी सीख पाएंगे। एक फ्रेंच, एक स्पेनिश, एक बंगाली, एक बंगाल, जापानीज, एक जापानीज, तो लॉन्ग लिस्ट, क्योंकि हमें ख्वाहिश है सीखने की, बहुत ख्वाहिश, बहुत ख्वाहिश है। और वैसे मेरे को अलाउड है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। हाँ, आपको तो, आप में तो 100 जायज़ है। आप में तो 100 जायज़ है, मोर यू कैन। सोशल मीडिया के इस दौर में मैं हमेशा देखता रहता हूँ उन लोगों को भी जिनसे इंस्पायर्ड होता हूँ, और अपने बाकी दोस्तों को भी जो प्रैक्टिस में हैं, और मैं पाता हूँ हर कुछ के बावजूद ये थोड़ी सी असुरक्षा का भी दौर है उन क्रिएटिव लोगों के लिए जिनका कंटेंट अगर बिना रजिस्टर्ड हुए बाहर आ गया तो वो असुरक्षा का माहौल उनमें रहता है, उनके मन में रहता है। इस दौर में मैं आपको एक बेहद निर्भीक कवि भी पाता हूँ। मैं देखता हूँ आप अपनी फ्रेश क्रिएटेड लाइंस, पोएट्री कई बार फेसबुक पे बड़े प्यार से धड़ल्ले से लिखते हैं, और थोड़े दिनों में देखता हूँ वो वहाँ से हटा शायद और गाने में आ गया। मतलब आप क्या वो लिख के टेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दरअसल ये दौर, सोशल मीडिया के दौर को हमको अलग नए सिरे से समझना, मतलब हमको समझना चाहिए। जो लोग समझते नहीं है वो डरते हैं। ये डरने की जगह ही नहीं है, ये करने की जगह है। पहली बार तो ऐसी कोई जगह बनी है जहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं,
और कंटेंट आप आज डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, एक न एक दिन रजिस्टर होगा। हमने कितने ही उदाहरण देखे हैं, आपका खुद का पॉडकास्ट है या और भी कोई चीज़ है, आज इतना ज़्यादा चलने लगा है। पहले आपको लगता है, निराशा होती है, भाई इतने ही लोग हैं, ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है कि उसका व्यूअर बनने लगा है, उसका ऑडियंस बनने लगा है। तो मुझे लगता है कि निर्भीक होना ही सोशल मीडिया पे होने का पहली शर्त है। मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए ही करता हूँ कि मुझे कुछ अगर सूझा तो मैं उसको उसके ऊपर डाल सकूँ, चाहे वो कविता की शक्ल में हो, चाहे कोई चुटकुला सुनाना हो, कुछ देखा हो इंदौर में, यहाँ कुछ देखा हो वो डालना हो, कहीं पे कुछ मैं आजकल तो स्ट्रीमिंग के दौर में कुछ गाने रिलीज़ करने का भी मौका मिला है, तो मैंने 3-4 गाने भी रिलीज़ किए हैं जो भी अच्छी तरह से चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी स्ट्रीमिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो अगर हम नहीं कर रहे हैं वो, तो फिर हम सोशल मीडिया पे भी डरेंगे तो फिर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सोशल मीडिया एक अंधा कुआं है, उसमें फेंक दो चीज़ें और कुछ कहीं से एक आध उलट के आवाज़ आ जाएगी कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पे, कोई सुनने वाला खड़ा है। इनफैक्ट इसने बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज किया है, बहुत लोकतांत्रिकरण हुआ है सिस्टम्स का, बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज किया है। आज की तारीख में आप बताइए ना, कोई इंदौर में बैठा बैठा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, कोई वड़ा पाव वाली इन्फ्लुएंसर बन गई है, कोई कुछ करते हुए इन्फ्लुएंसर बन गया है, कोई डॉली चाय वाला इन्फ्लुएंसर बन चुका है, कोई कहीं पे कुछ भी छोटी मोटी एक महिला का मैंने देखा था, वो सिर्फ अपने हस्बैंड को जो काम पे जाता है उसको बंद करके डब्बा पैक करके जो देती है खाने का, सिर्फ वो वीडियोस बना रही है। इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ उसी पे इन्फ्लुएंसर है। और कितनी बड़ी बात है। वो लोग कहते हैं ना कि रोज सुबह अगर डकार भी मारो लेकिन रोज मारनी पड़ेगी, रोज मारे, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रोज सुबह आके डकार मारो तो आप हो सकता है कुछ दिनों में डकार इन्फ्लुएंसर हो जाओगे। लेकिन कोई भी प्लीज इस बात से प्रेरणा ना ले, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स, डकार इन्फ्लुएंसर प्लीज मत बनना। नहीं, फाल्ट भी है, सॉरी। तो वो है आप की फिलॉसफीज, जो ये एपिसोड हम लोग कर रहे हैं, स्वानंद बियॉन्ड हिज सॉन्ग्स, इसका ये मतलब नहीं कि हम गानों पे नहीं आएंगे, डकार एंड उसके भी बियॉन्ड नहीं, आपकी फिलॉसफी में न्यू लर्निंग्स हैं, यू बीइंग सो वर्सेटाइल है, और आपका पॉलीमैथ होना है, सारी चीज़ें हैं। फूड के साथ आपकी कैसी दोस्ती है? मैं फूड लवर, मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ और खाने की मतलब एक्चुअली मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर शहर से। वो तो फूड सुप्रीमेसी का शहर है, फूड सुप्रीमेसी का शहर है, लेकिन इंदौर की फूड सुप्रीमेसी के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग ना थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं फूड हैबिट्स में, क्योंकि हमको वही इतना अच्छा मिल रहा होता है कि हमको बाहर थोड़ा सा लगने लगता है कि भाई ये उतना अच्छा नहीं है। ऐसा मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, इंदौर के लोग बुरा ना माने, ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं, लेकिन मैंने जब मैं दिल्ली में गया पहली बार तो मैंने धीरे धीरे फिर फूड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने कहा यार नहीं, जो मैंने नई चीज़ें खाई है, नई खाना है मुझे, मैं वो भी खा के देखूंगा। जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो भी मैं खा के देखूंगा। अगर किसी को इस खाने के बारे में कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है तो मैं वो खाना भी ट्राई करके देखूंगा। तो मैंने लगभग सारा खाना खा के देखा है दिल्ली में और दूसरी जगहों पर भी। मैं बिहार में जाता हूँ तो बिहारी खाना खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, अलग अलग चीज़ें खाने में मज़ा आता है। मैं उड़ीसा जाऊँगा तो उड़ीसा का खाना खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं बंगाल का तो खाना हर कोई खाता ही है। दिल्ली में भी 2 तरह के खाने मिलते हैं, एक मुगलई खाना मिलता है और एक दूसरा अपने लाला लोगों का खाना मिलता है बढ़िया वाला, पंजाबी खाना बढ़िया मिलता है, वो मैं खाता रहा हूँ। पुणे में खाना अच्छा लगता है मुझे, उधर नीचे नागपुर में। हाँ बिल्कुल। इधर अहमदाबाद में याद आ गया, अहमदाबाद का खाना बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा खाना है। हाँ। नागपुर का खाना मुझे अच्छा लगता है, साउथ जी वो सब मुझे बहुत पसंद है। और नीचे साउथ इंडिया से तो मेरा कुछ जेनेटिक कनेक्शन है, तो वहाँ भी मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। आपने साहू जी का बोला तो मुझे याद आई एक किताब की, हाल में मैंने देखी और मंगवाई है, पढ़ रहा हूँ उसको आजकल, दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मैंने पढ़ी है, कुछ पन्ने उसके पढ़े हैं मैंने। हाँ। फिर मैंने वो पटोले साहब को फ़ोन किया, ढूंढा नंबर, उनको इंस्टा पे फॉलो किया, उनसे मांगा नंबर, उनको मैंने फ़ोन किया कि आपकी ये किताब बहुत दिलचस्प है, देख रहा हूँ, आप हमारे शो पे भी आइए। और वो उस वक्त JLF में थे, अभी हाल की बात है। हाँ, JLF में मैं भी था कल थे वहाँ। तो वो भी वहाँ पे
बेशक नहीं टकराए हों लेकिन ही वॉज देयर, तो उनसे भी बात हुई है। तो बहुत दिलचस्प थीम उन्होंने सोचा बहुत ही अच्छी थी मैं कि दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा, और उसमें जो चीज़ें हम लोग वेस्टिजियल चीज़ें बोल के फेंक देते थे उससे व्यंजन बना के। उससे व्यंजन बने और वो अपने आप में पूरा क्यूजीन है, उसकी तरफ कभी किसी ने देखा ही नहीं जी। उनकी तरफ नहीं देखा तो उनके क्यूजीन की तरफ क्यों कैसे देखेंगे? देखते और वो आपका फेंका हुआ ही उन्होंने खाया है सालों साल, तो उसमें से उन्होंने व्यंजन बनाया, उसमें से उन्होंने चीज़ें बनाई जो कि बड़ी मज़ेदार। वो किताब मैंने देखी है और मैंने उसके ऊपर काफ़ी सारे एपिसोड्स भी देखे हैं उसके उसके अराउंड उसकी इंस्टा रील्स वगैरह भी देखी है मैंने कुछ। तो वो कमाल है। और फूड कैसे इन कास्ट डिवाइड्स को, डिस्क्रिमिनेशंस को पाट रहा है फूड, और इतना कमाल का आइडिया ही अपने आप में। बहुत अच्छा आइडिया है और वो बिल्कुल इट्स हाई टाइम दैट वी गेट टू नो दैट व्हाट अदर फूड्स आर अपार्ट फ्रॉम, लाइक जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक मीट अगर कोई खाता है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें जिसको वेस्ट ही मान लिया जाता है, सवर्ण लोग जिसको वेस्ट ही मानते हैं, जिसको छूते भी नहीं, देखते भी नहीं, उसको वो लोग डेलिकेसीज बना के खाते हैं। और आपके इंट्रोडक्शन में जब मैं इनके बारे में बता रहा था, और मैं बीच का एक हिस्सा मैंने बोला बाद में उस पर आता हूँ कि हम लोग कहाँ मिले थे पिछली दफ़ा, तो मैं और फूड की बात चलेगी तब मैं उसका जिक्र करूँगा, ये मैंने सोचा था। इंदौर गया था मैं, लिट चौक में, जो वहाँ का एक साहित्यिक सांस्कृतिक लिटरेचर का फेस्टिवल है वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे दोस्त हैं धरा और निखिल, और निखिल जी से तो खाना खाते समय मैं बच के छुप के खाता हूँ, क्योंकि वो बिना हाथ में गुलाब जामुन लिए जाते ही नहीं मिलने, कि अरे आप अकेले कैसे हैं। और खाना खाने के बाद भी जब हम लोग बैठते हैं इंदौर में, तो कोई भी आ जाएगा कुछ खाने का ही लेके, खाना खा लिया अब ये खाते हैं। तो वहाँ खाने के पहले का खाना है, खाने के बाद का भी खाना है। जी बिल्कुल। तो वहाँ उस भीड़ में एक ऐसा कुछ वाकया हुआ था आपके साथ जो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं। वो डोडा अखरोट डोडा वाली नहीं वो इंदौर है तो वो अपने खाने को लेके बड़ा पॉजिटिव भी शहर है जी, है ना, और उन लोगों को बड़ा मतलब बड़ा खिलाना बहुत पसंद है। लेकिन उसके बारे में जैसे एक और किस्सा सुनाता हूँ इंदौर का। मैं किसी की शादी में गया था, अपनी दोस्त थी स्नेहा की शायद शादी में गया था, और स्नेहा की शादी से मैं बाहर निकला था, मुझे सूट वूट खरीदना था उसकी शादी में कुछ, तो सूट खरीदने के लिए मैं गया हुआ था। तो किसी दोस्त का, इंदौर के दोस्त का बम्बई से फ़ोन आया, बोले यार तूने वहाँ जाके खाना खाया क्या? किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात की। मैं अब उसके बारे में नाम नहीं लेना चाहता उस जगह का, लेकिन मैंने कहा हाँ यार खाया, लेकिन वहाँ का खाना ना थोड़ा सा अब वैसा नहीं रहा यार जैसा हम खाते थे ना, बहुत कुछ तो ऐसा हो गया है, कुछ वैसा हो गया, इस तरीके मैं बातें कर रहा हूँ। और मैंने कहा थोड़ा यार इंदौर के खाने में ना मुझे वो पहली वाली, मे भी हम लोग बहुत बहुत सालों में आते हैं इसलिए ऐसा हुआ होगा, या हमने कुछ ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन खाने में मुझे ना थोड़ा सा इस बार वो तेल भी थोड़ा ख़राब था यार वहाँ पे इस तरह का। तो वो जो सूट की दुकान पे काउंटर वाला था उसने ना सूट बंद कर दिया, कह रहे सर आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप अपने ही शहर के खाने की बुराई कर रहे हैं। टची, इट वाज वेरी टची। मैंने कहा नहीं ऐसे, कह रहा आपको तो और उल्टा कहना चाहिए कि यहाँ का खाना बढ़िया है, यहाँ का खाना अच्छा है। मैंने कहा भाई दोस्त से बात कर रहा हूँ वो भी इंदौर का, कहते नहीं सर अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा चल भाई मेरे माफ़ करते, मैंने दोस्त को भी कहा, मैंने कहा माफ़ करते भाई, इंदौर का खाना बढ़िया टॉप और टॉप है, और मैं खा के आऊँगा, और मैं खा के आऊँगा और तेरे लिए लेके भी आऊँगा। तो ये दूसरा किस्सा जो वहाँ पे हुआ था वो यही हुआ था कि मैं वहाँ से निकला बाहर, और इसमें थोड़ी इंदौरी ज़बान भी है, तो भीड़ लगी हुई थी, लोग आ रहे थे मतलब चारों तरफ से ना। मैं धरा और मेरे साथ में सुनीता भी थी और सौरभ जी भी थे, हम 4-5 लोग थे। बाहर निकले और कार आने का इंतज़ार कर रहे थे, और लोगों का हुजूम जो है एकदम से सामने आ गया, और लोग कोई उसमें आपको कोई फ़ोटो खींच रहा है आपकी, कोई कह रहा है सर इधर भी सुन लो, तो उसमें भी कोई बोलता है एक दो लाइनें सुना दो। तो उसको इंदौर में प्रतिभा प्रदर्शन कहते हैं, कि अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका नहीं छोड़ रहा है कोई, कह रहा सिर्फ गज़ल लिखी, गज़ल सुन लो एक गज़ल। तो उस तरह की बातें चल रही, और उसमें एक मिठाई का डब्बा आया, ऐसा हाथ आया, उसमें मिठाई थी, बोले खा लो सर। इतनी भीड़ में से एक हाथ मिठाई। तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों है? वो धरा ने पूछा, किसी ने पूछा, बोले सर नौकरी लग गई, नौकरी। बढ़िया बात है, नौकरी की मिठाई खिला रहा है वो वहाँ पे। तो मैंने एक मिठाई का टुकड़ा खाया, अच्छा ही था, वाकई बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मिल्क केक कहाँ से लिया? कहता है इंदौर की एक स्पेशल लैंग्वेज है, वो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो उन्होंने कहा मैंने कहा ये मिल्क केक कहाँ से लिया? कहते हैं मैंने कहा मिल्क केक
कहता मिल्क केक नहीं है, अखरोट ढोड़ा है, अखरोट ढोड़ा। करके उसने डब्बा बंद किया, मेरा बात करते हैं करके निकल गया। फिर मुझे पता चला कि अखरोट डूडा नाम की एक नई मिठाई अच्छा। मार्केट में लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई है। और वो मिठाई जो है मिल्क केक से 3 गुना ज्यादा महंगी है। महंगी है, तो उसको लगा कि अरे थोड़ा ये मतलब तुम किस तरह से, और किस तरह से तुमको इतना फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि ये मिल्क केक नहीं है, कुछ और है, इसमें कुछ और चीजें डली हुई और है। उसकी उम्मीद है। और प्राइड उसका तो वो मतलब बिल्कुल ही उस तरह का इंदौर तो बहुत ही मतलब कमाल है वो तो। छोटा सा इंदौर पर ऐसा बढ़िया गर्व लेके चलता है ना अपने खाने को, अपने खाने की चीज़ों का, बड़ा मजा आता है। वो तो एक से एक वहाँ पे लोग बताते हैं, जैसे चाय की टपरी पे सुबह खड़े हो गए 6:30-7 बजे, सब लोग गप्पे कर रहे हैं और अचानक कोई एक बंदा दिखा जो अच्छे से ट्रैक पैंट वगैरह पहन के दौड़ रहा था, तो सारे लोग उसको देख के हंसते हैं, चोमू है। सही बात है। मतलब नहीं, इंदौर के खाने की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। इंदौर के खाने में एक पान वाले थे, सागर पान वाले साहब, बहुत पुराने, पान की दुकान थी, बड़े बड़े लोग उनके पान के यहाँ खाने। तो ये पीपल का पेड़ था और उसके नीचे छोटा सा पान का ये लगाते थे, और उनके यहाँ बड़े बड़े लोग जाते थे, मतलब कुमार गंधर्व के यहाँ भी वहाँ से निकलते थे तो वहाँ का पान खा लेते थे, सागर का। और बूढ़े थे, सागर साहब जो थे काफ़ी बूढ़े थे, टोपी वोपी लगा के, कोट लगा के पान लगाने बैठते थे। इंदौर के जाने माने एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, संपादक रहे नई दुनिया के, राहुल बारपुते, वो भी वहाँ जाते जाते खा लेते थे। उनका किस्सा ये है कि आप सागर साहब के पास वहाँ कार रोक के या गाड़ी रोक के, रिक्शा रोक के कोई उतरा है सागर साहब के, सागर साहब पान की नसें साफ कर रहे हैं। वो एक एक जो वो जो वो डंठल में जो पान के ऊपर निकली हुई चीजें होती है ना, वो साफ कर रहे हैं एक एक करके। अच्छा, मुंह में भी उनके पान फुट के मुंह में पान है, तो वो नसें साफ कर रहे हैं पैशनेट। हाँ, पैशनेटली, बिल्कुल उनका चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है। तो सागर जरा जल्दी कर दो, जाना है, रिक्शा खड़ी है। वो अपनी मोमेंट पूरी मोमेंट में उसका चलना, नस एक एक नस साफ कर रहे हैं। अरे सागर जरा जल्दी कर दो, मुझे जाना है। तो कहता है पीपल का पट्टा तोड़ के खा लो। ये स्वैग है। अगर पान खाना है तो यहाँ रुकना पड़ेगा, इसकी एक तहजीब है, उसी से बनेगा, उसी से खाओगे आप। क्या बात, क्या ये बात, ये है। तो वो क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में वो इतने कॉन्फिडेंट। देखो सर, दुनिया ना एक पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ना बदल गई है। हम इंदौर से आते हैं, और हम उस हिंदुस्तान के लोग हैं जहाँ ये कहने में लोग प्राइड महसूस करते थे कि हमारी कोई शाखा नहीं है, बजाय इसके कि हमारी सब चारों तरफ ब्रांचेस पहले ये कहा जाता था कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, बेवकूफ़ मत बन जाना, खाना ये अच्छा मिलता है, और 7 बजे तक मिलता है, 7 बजे बंद हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं इंदौर में आज भी जो सुबह 9 बजे ठेला लगाते हैं, 7 बजे खत्म हो जाता है, हाथ धो के घर चले जाते हैं। इस मतलब सुबह 7 बजे ठेला लगाते हैं, 9 साढ़े 9 तक खत्म हो जाता है, 9 बजे हाथ धो, क्योंकि ग्राहक वापस जा रहा है, इसलिए कोई कॉर्पोरेट में ये नहीं चल रहा है कि इसका सेल पुश करो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर लो। नहीं है, जितना है उतना सही है, उतने में हम खुश है। हम इतना 5 किलो का माल बनाते हैं, 5 किलो खाते, तो हमारी कोई शाखा नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत लाइन थी हिंदुस्तान की, हमारी कोई शाखा, हाँ, हमारी कोई, वी डोंट हैव एनी ब्रांचेस। वहाँ दिल्ली के दीवारों पे मैं पढ़ता था कि हमारी कोई ब्रांच नहीं, हमारी कोई ब्रांच नहीं। हाँ, कितनी बड़ी बात है, हमारी कोई ब्रांच नहीं। हाँ, मतलब और कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने आके हमको बताया कि यार मिनी ब्रांचेस इज ग्रेट, एवरीवेयर। आप जहाँ पैसे देना चाहो हम वहीं हैं, कोई भी शहर हो। हाँ। तो और उसमें क्या हुआ है कि वो अब कोई शहर उन्हीं कॉर्पोरेट बिलबोर्ड से भरा हुआ है, आज शहर से शहर आप अलग नहीं कर पाते हो। अब यहीं कोने कपचे में कहीं जाके आपको मिलता है शहर कि हाँ, ये यहाँ कोने में कोई बैठा हुआ है। कल जयपुर में घूम रहा था मैं, तो रास्ते में वो किसी ने मक्खन मलाई खिलाया, किसी ने वो मिर्ची बड़ा खिलाया एक जगह पे। अब छोटी छोटी कोनों में बचा है, बड़ा बड़ा तो वही है। हाँ, वो एक सा ही टेम्पलेट है हर जगह, वो सही, वो बर्गर वही मिलेंगे, पिज्ज़ा वही मिलेगा, कोक मिलेगा, पेप्सी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बहुत शहरों में जो आप घूमते रहते हैं, जाहिर है आपके गानों और किस्सों में शहर रहता है, तो इन शहरों से कुछ 4-5 शहरों और गाँवों से 4-5 शब्द, ऐसे नए शब्द जो आपने निकाल के लाए हों और उन्हें पिरोया हो अपने गीतों में, कुछ याद आता है? एकदम से नहीं, लेकिन मेरे गानों में मुझे शहर देखने में मज़ा आता है। मतलब मैंने शहरों के बारे में गाने लिखे हैं, 2 या 3 तो गाने हैं ही मेरे। एक मेरा गाना है हम तो ऐसे है भैया, जिसमें मैंने बनारस के बारे में लिखा है। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया। ऑडियंस बोलेगी, स्वानंद बैठे हैं
और मैं उनको गाना कहने को कह रहा हूँ, पाप हो जाएगा। ये गाना मैं सुना देता हूँ। जी। जेब में हमरी 2 ही रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूटी पे टांगे, पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे है हम ताता थैया, हम तो ऐसे है भैया, हम तो ऐसे है भैया, सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, दुनिया का गोल गोल पहिया, हम तो। और वो ऐसे एक गली, वो बनारस का ही जिक्र है, एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में गुंज अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। वाह। तो ये जो बनारस है, और कितनी सारी एथनिसिटी, बहुत एथनिसिटी की, वो मुझे बड़ा फेवरेट गाना है कि आजा आजा बनारस का रस चख ले आ, गंगा के जाके तू डुबकी लगा, रबड़ी के संग संग चबा लेना उंगली, माथे पे भंग का रंग चढ़ा, चूना लगई बे पनवा खिलई बे, उस पे तू जर्दे का तड़का लगई बे, पटना से आई बे, पेरिस से आई बे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहीं बे, जीते। तो मेरा पूरा जीते जी हर जो कोई काशी ना है, 4 कांधों पे वो चढ़ गया है। ये कि आना तो है ही। हाँ? आना तो काशी है ही। काशी है ही। हाँ, तो जीते जी नहीं आए तो मर के आ मर जाओ। के आ जाओ। और सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, सारे एलिमेंट्स कोशिश की है मतलब। हाँ, सुपर। वैसे ही एक गाना मेरा न्यूयॉर्क का है जो मुझे अच्छा लगता है। कौन सा है वो? आदमी टोपी धूप की छाप, मैनहट्टन, इंग्लिश फिल्म का गाना है, मेरे को याद नहीं गा के। हाँ, आपने बोला तो बस मुझे वो मैनहट्टन ऐसा बीच का। इनफैक्ट इत्तेफाक है, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग उस फिल्म का जिक्र कर रहे थे। इंग्लिश फिल्म। हाँ, उसकी लास्ट सीन जो नहीं है, लास्ट सीन में जब बोलते हैं आदिल कि डू यू स्टिल लव मी शशि, तो वो बोलती है नहीं तो 2 लड्डू नहीं दिए होते, नहीं देती। व्हाट अ मार्मिक सीन। मार्मिक सीन। और वो कहती है इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। एक बहुत छोटी सी इसमें वो लाइन है। तो वो फिल्म के गाने भी बड़े मजेदार, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बड़ा मजा आया। और काफ़ी गौरी शिंदे के साथ काम करने में बड़ा मजा आया था। कमाल की मेकर, वेरी गुड, व्हाट अ मूवी। तो और इनफैक्ट मेरी पर्सनल, वैसे तो आपका हर कुछ, हर विधा में आपका काम मुझे पसंद है, लेकिन आई लव योर टेक्सचर व्हाइल यू सिंग। वो बावरामन जो आपने गाया था ना, मतलब अभी भी हम लोगों की रूहानी अय्याशी जब होती है दोस्तों के बीच, रूहानी अय्याशी तो उसमें जो है बावरामन एक बार बजता है, वो एक बार हमारा एंथम है कि एक बार बावरामन आपका बजे, तो क्या मन कर रहा है गाएंगे थोड़ा सा बाबरा? बाबरामन गा देंगे सर। बाबरामन गाने में क्या, वो तो हमारा ओम जय जगदीश है। हाँ 25 साल से हर दिन में एक बार तो गाना ही है। और अभी भी लगता है फ्रेश है। ये फिल्म फ्राइडे को ये आने बड़ी वाली है। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत पिछला वाला मैंने बहुत बेसुरा गाया इधर उधर, इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरामन देखने चला एक सपना। वाह, मेस्मराइजिंग, जबरदस्त है। और एक सवाल मुझे बार बार मन में आता है कि इतने कॉम्प्लेक्स थॉट्स को इस सिंप्लिसिटी और सादगी से कैसे रख लेते हैं, और वो भी म्यूजिकली? मुझे नहीं लगता कि इतना सादगी से मैं रख पाता हूँ। मतलब अगर आपको लगता है तो वो आपको लगता है। मैं तो सिर्फ, मुझे हमेशा ये लगा है, मैं उस शब्द परंपरा से आता हूँ ना जो मालवे की कबीर परंपरा है। जी जी। तो मेरी दादी
नानी दोनों। तो कबीर मालवा में ऐसे घूमते फिरते की फिलॉसफी है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल हर किसी की जबान पे कबीर है। और वो थोड़ा सा एक मिस्टिक होने के बावजूद भी, मतलब ऐसी ऐसी कहावतें ना ऐसी ही सुनने को मिल जाती है आपको। लोक कथा का लोक हिस्सा कथा का हिस्सा है, लोक कला का हिस्सा है कि भैया राम भजो तो आवे मजो, बोले राम भजो तो आवे मजो, और आवे मजो तो और भजो। कितनी सिंपल कर दी। कितनी सिंपल बात है कि राम भजो तो आवे मजो, और आवे मजो तो और भजो। और मुझे तो इस तरह की जो छोटी छोटी बात होती है ना, कोई भी आते जाते कोई भी एक आध मुहावरा, एक लोकोक्ति कुछ भी बोल जाता है। और सब बड़ी बातें होंगी, छोटी बात कोई नहीं होती। जीवन का कोई एक एक एक, एक उसका एक कोई एक अंश या अंग होता है, तो वो वहीं से आ जाता है। उसी परंपरा, उसी विरासत में। इंदौर के कहावतों का तो खैर खजाना ही कुछ और है। अगर किसी का कोई काम नहीं बना मान लो, तो कहते उसकी बेल मुंडेर नहीं चढ़ी। अच्छा। आप देखिए, बेल मुंडेर चढ़ते चढ़ते रह गई। बेल मुंडेर नहीं उसकी चढ़ी। बेल मुंडेर नहीं चढ़ी। अब मुंडेर, जब बेल मुंडेर चढ़ गई मतलब वो एस्टैब्लिश हो गई। हाँ। तो इस तरह की कई कहावतें हैं इंदौर में, मतलब मैं कभी हाँ, बैठूं तो वो है, और पुरानी पीढ़ी से वो ट्रैवल करते हुए आती है। मुझे आपकी बातचीत से लफ्फासियों का शहर है। हाँ। अगर दो लोगों के बीच में जो मैच होता है ना, वो बातों का मैच होता बातों का है। मैच, आखिरी बात मेरी होनी चाहिए। बतौलेबाजी आखिरी बात मेरी होनी चाहिए। आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ। सुपर। मुझे उससे याद आया, मैं तो रांची में बड़ा हो रहा था, रांची चाईबासा, जो अब झारखंड में है, तब बिहार था। और वहाँ पे मेरी माता जी जब देखती थी कि कोई मन से कुछ काम नहीं कर रहा है, या एग्जाम है तो ढंग से नहीं पढ़ रहा है, मैच है तो प्रैक्टिस जो भी नहीं कर रहा है, तो वो बोलती थी लग्गी से घास और ठोंगे में पानी नहीं होगा। वो लोग एडवांस में रिजल्ट दे देते थे कि लग्गी से घास और ठोंगे में पानी। बोले वो कहते हैं, मेरे यहाँ पे कहते थे ना कि जैसे हमारे मेरे बारे में मेरे घर पे या मेरी माँ मुझे बोलती थी कि हमारी बकरी मन में धरे तो सोर नहार मारे। नहार माने शेर। तो मेरी बकरी मन में धरे तो सो नार मारे, पर न मरे न मन पे धरे। तकलीफ ये है कि मन पे नहीं धरती कभी। तो कभी अगर ये सोचे तो 100 शेर मार दे, लेकिन दिक्कत ये कि इसे सोचती नहीं है। तो इस तरह की कई कहावतों का मेरा शहर है। और हर क्षेत्र से इस तरह की चीज़ें आती। मुझे याद है, मैं एक चाचा जी को, मैं दिल्ली के दिनों में हम लोग अंडरग्रेड में थे, और वो आए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू देने आईएएस के लिए। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम भी चलो, देखना कैसे क्या होता है, और वेट करना पड़ेगा, मैं अंदर जाऊँगा। मैं एक्साइटेड था, चला गया। तो वहाँ पे एक अंकल आंटी बैठे थे, पटना से आए थे, उनकी डॉटर का हुआ था और सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में अपेयर हो रही थी। तो वो तो चली गई बेचारी, साड़ी क्लैड एक प्यारी सी लड़की, और फादर उसके बोल रहे हैं अपनी वाइफ को, और हम लोग भी सुन रहे हैं कि गुड़ैवा चाह लेगी ना तो गर्दा कर देगी। गुड़ैवा चाह लेगी। और वो बोल रही है उनकी वाइफ, अब चुप रहिए, चाहेगी तब ना। एग्जैक्टली वही बात है, वही फीलिंग है। मन पे धरे तो 100 नार मारे, मरे ना मन पे धरे। तो हाँ, तो वो कमाल का जो है कल्चरल और हम शब्दों का देश है। हम तो, हमारे यहाँ पे जो लोक परंपराओं से चीजें आती है वो शाब्दिक ही है। हम ओरल ट्रेडिशन के लोग हैं, हमारे पास कहानियां हैं, बातें हैं। हमको बातें बनाने में बड़ा मजा आता है। जो गपरस है वो रसबाप है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज सीधे बोल के उसका मजा नहीं है ना। अगर कुछ उसको घुमा के बोला नहीं, उसके अंदर एक तंज नहीं मारा, उसके अंदर कोई एक जुमला, एक शेर नहीं जोड़ा, तो फिर क्या बात करिए आप। करेक्ट है। और अलग अलग, जैसे मैं चाईबासा में बहुत सारे हो ट्राइब्स के भी फ्रेंड्स थे, उनका जो तरीका है बातचीत का, उसमें क्या है कि मैं अगर आपको रिस्पेक्ट देना चाहूँ तो मैं खुद को दूंगा। करेक्ट। और आपको नहीं दूंगा, मन में मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी भाषा से लगेगा आई एम रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ। तो क्या हुआ कि पापा मेरे प्रोफेसर थे, और एक बार एक स्टूडेंट आया और नॉक किया, और मम्मी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी, वो निकली, तो इसने पूछा सर है? तो उनको बड़ा गुस्सा है, ये रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहा है। तो समझ गए कि ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं है। तो उसने पूछा कहाँ गया है? उनको गुस्सा थोड़ा और बढ़ा, कॉलेज गए। कब आएगा?
तो इस तरह से जो है बातें बढ़ती रहती हैं। एक हमारे भोपाल के टांगे वालों का किस्सा है ना कि वो टांगे वाले जो होते हैं अब वो टांगे वाले को कोई तकलीफ दे रहा है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, तो टांगे वाला घोड़े से बात करने लग जाता है। कह रहा जल्दी चल रहे, तेरे को मालूम नहीं साहब कितने बड़े अफसर है ना, अगर नहीं पहुंचे ना तो निकाल देंगे नौकरी से, लात मार के इनको। बहुत बढ़िया ये तो। टांगे वाले की इस तरह की बात है कि मतलब वो पूरी जितनी भी भड़ास है वो घोड़े के नाम पे इन पे निकाले जा रहा है। निकाल दिया। अब कोई कुछ बोल नहीं सकता कोई है। कुछ बोल नहीं सकता ना इनको, क्योंकि टांगे वाले तो तो घोड़े से बात बोल, हाँ, जल्दी चल है ना, बेइज्जती हो जाएगी, बीवी छोड़ के भग जाएगी। कमाल है, कमाल है, कमाल है। इतने अच्छे अच्छे मुहावरे, इतनी लोकोक्तियाँ देश के छोटे छोटे हिस्सों से, बड़े हिस्सों से जो आती है, इसके पीछे की फिलॉसफी आपको क्या लगती है? नहीं, मुझे वही लगता है कि हम बहुत इवॉल्व सोसाइटी है। जैसे मैं अभी आपने बता रहा था कि उज्जैन की बात आपने की, कुत्ते फेल हो गए। हाँ। या मैंने कल महाराष्ट्र की एक बात सुनी, वो कह रहा है टांगा पलटी घोड़े फरार। अब मुझे बड़ी मजेदार लगती किसी चीज को बताने में, टांगा पलटी घोड़े फरार मतलब सब बर्बाद हो गया, मतलब सब खत्म हो गया। तो ये जो लोकोक्तियां हैं, ये चीजें एक बहुत ही समृद्ध इवॉल्व सोसाइटी की देन है। जैसे उन्होंने छोटे में कहना सिखा दिया है, क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, उनकी छोटी छोटे उनके कैप्सूल बना दिए, मतलब तो वो, और उसमें सब कुछ है, उसमें दर्द है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसमें आर्ट है, सब कुछ एक साथ उसमें आता है। तो वो हम लोग उससे दूर जाना नहीं चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है कि हम छोटे शहरों से जो लोग यहाँ आते हैं, वो कुछ बड़े के पीछे जाने के चक्कर में पिछला भूलते जाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद आता है, घर में बोला जाता था किसी की कंजूसी को बखान करने के लिए कि आपका सिस्टम अच्छा है कि आपके घर आऊँगा तो क्या लाऊंगा, और आप मेरे घर आओगे तो क्या खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा, हाँ, सही बात है। मतलब आप कुछ लेके नहीं आओगे और आके खाओगे भी। खाओगे। अब जैसे छोटी सी बात है, मैं भी कल एक और चीज सुन रहा था, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और क्या फिलॉसफी है ये भी, फिलोसफी है कि अगर बर्बाद है तो वैसे ही उड़ा देगा, वैसे ही चाहिए तो उसके लिए क्यों पैसे जोड़ के रखने, और अच्छा है तो फिर क्या जोड़ कर कमा लेगा। जैसे चरवाक की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेके जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके सुखं जीवेत, घी पियो। तो लेकिन वो भी, उसको भी मिस इंटरप्रेट करके कई लोग लोन लेके विदेश जो भाग जाते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, देश का बड़ा नुकसान है। हाँ वो ठीक है, वो लेकिन वो तो ऋण करके घृत पी रहे हैं, वो एक्चुअली तो नहीं चरितार्थ कर, उसको कुछ लोगों ने सच में बहुत सीरियसली ले लिया और ढूंढ रही है सरकारें उसको, वो तो है। और क्या नया गाना आपका चल रहा है आजकल? 3 गीत मैंने रिलीज किए हैं अभी। एक तो लोगों को काफी अच्छा लगता है, वो है शोरगुल। आपने सुना? शोरगुल मैंने सुना है। शोरगुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरी जान, मैं हूंगी तू होगा, और होगा खामोश आसमान। शोरगुल मन ही मन में बुदाती एक नदी सी बहा करेगी, अनजानी धुन गुनगुनाती आती जाती हवा रहेगी, तेरी धड़कन क्या कहती है सुनूंगी तेरे सीने पे रख के कान, मैं हूंगी तू होगा, और होगा खामोश आसमान। वाह, सुपर्ब। ये मैंने सुना था और मैं चाहता था आप गाएं, क्योंकि सब लोग सुन पाए और बहुत ज़्यादा लोग। और मतलब ये तो गाना अभी रिलीज हुआ है, एक और गाना है रिलीज हुआ। उसकी बातों में खनक है, उसकी आंखों में उदासी, उसके चलने में लचक है, पर वो सहमी है जरा सी, उसके भीतर एक अगन है, पर वो शीतल है हवासी, वैसे नाजुक है जरी सी, चुभती भी है अच्छी खासी, मेरी जान जान जान, मेरे दिल का ये मकान, मेरी जान जान जान, मेरे दिल का ये मकान, टूटा फूटा ही सही तू बन जा इसकी मेहमान, मेरी जान जान जान,
मेरा इतना कहना मान, दो अधूरी सांसें मिलकर कर ले जिंदगी आसान, कि तेरे बिन जिया नहीं जाए, कि चैन न आए तेरे बिन। वाह, क्या बात है। दो गाने सुनाई दिया आपको, क्या बात है। प्लग इन। और जो छोटे शहरों से आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो मुंबई में अलग अलग फील्ड्स में सिनेमा के काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए दो चीज़ें मैं मतलब मुझे बहुत बहुत जो खलती है, मुझे लगता है कि दो चीज़ें छोटे शहर के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसी अभी तो 2 मिनट पहले, कि अपनी जड़ों को ना भूले। पत्ते जड़ों पे ही आते हैं, वृक्ष अपनी जड़ों से ही बनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आके इस समाज में अप्रूवल लेने के लिए आप अपना पीछा छोड़ते जाते हो। आपको लगता है कि यार वो अनुकूल है, वो अनुकूल बनने के चक्कर में आप अनुकूल हो जाते हैं। तो आप वो इनके अनुकूल होने के लिए उसको अनुकूल मत बोलो, ये आप उसको अनुकूल बोलोगे तो ये भी आपको कूल बोलने लगेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो धरोहर और किसी के पास हो नहीं सकती। और हमारे छोटे शहरों में बहुत धरोहर है, तो आप सीखो जो चीज़ें आपके वहाँ पे नहीं है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, वो यहाँ पे सीखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपना स्वत्व मत छोड़ो, अपने खुद को मत छोड़ो। ये पहली सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात एक और मैं बोलना, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कल मुझे कोई बोला था कि आप इंदौर को कैसे देखते हो, तो मैंने कहा वैसे ही देखता हूँ जैसे कोई पत्ता अपनी जड़ को देखता है। वो नहीं होती तो मैं ही नहीं होता, कोई उसमें शक नहीं। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कि सोशल मीडिया है तुम्हारे सामने, कर भी रहे हो, सिनेमा बनाना, फिल्में बनाना, कंटेंट बनाना इतना आसान हो गया है। जो मैं निकला था तो मुझे मालूम नहीं था कैमरा कैसे होता है, कैसे दिखता है, कैसे चलता है। जब मूवी कैमरा कैसे होता है हमको मालूम ही नहीं था, एक VHS कैमरा के अलावा कोई कैमरा मालूम नहीं था। तुम्हारे पास तो बेस्ट टू बेस्ट कैमराज है, बेस्ट करो, वहीं बैठे बैठे जितना लोकल हो गए उतना ग्लोबल हो गए। ग्लोकल तो जितना ग्लोकल हो सकते हो जाओ, अपनी कहानियाँ सुनाओ, अपना कंटेंट बनाओ, अपने गीत बनाओ। अब संसार बदल गया है। वाह, प्रिसाइजली आप कहना चाहते हैं कि आप न्यू DP के चक्कर में आधार कार्ड को मत भूलो। क्या बात है। शानदार बातचीत हुई आपसे, और आपने स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज में अपना समय दिया। छोटे शहरों के बड़े किस्से में हम लोग अलग अलग मेहमानों को इस तरह बुलाते हैं जो आकर इंस्पायर करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से। और आप यहाँ पे आए, और एक हम लोगों का सिस्टम होता है लास्ट में कि हम लोग वो बीच वाले कैमरे को देखते हैं और एक साथ बोलते हैं वी लव यू ऑल। ठीक है, चलेगा आपको? वी लव यू ऑल।